हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जोनटेक डिजिटल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बिल्ट कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सेगमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको टॉपिक के बारे में बता दिया है, टॉपिक का कितना वेटेज है ये भी मैंने आपको बता दिया है, और किस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टॉपिक के आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सन 2019 के अंदर जो पेपर हुआ है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी 2019 के अंदर जो एसएससी जेईई का पेपर हुआ है, इस एसएससी जेईई के पेपर के अंदर बीएमसी टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं 11 दिसंबर 2020 और इवनिंग सेशन के अंदर हुए पेपर के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इस डेट में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो कौन सा आया है। तो पहला क्वेश्चन है कि द मेजर कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ इज आर। यानी जो मेजर कंपाउंड है ओपीसी के अंदर स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करने के लिए वो कौन सा है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। सबसे पहला है डाई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, दूसरा है हमारे पास ऑप्शन बी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, सी ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, और चौथा ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। देखिए, अगर हम ऐसे देखने को चलें तो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो एक एक करके हम इनके केमिकल फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। कि डाई कैल्शियम सिलिकेट इसका मतलब होता है C2S एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट यानी C4AF। देखिए, C2S तो आपका स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है लेकिन C4AF आपका स्ट्रेंथ इम्पार्ट नहीं करता, और इस बोक कंपाउंड की तो कोई इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस या फिर यूँ कह लीजिए कोई इंजीनियरिंग वैल्यू है ही नहीं। इसके बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट यानी अकेला C4AF ये तो कुछ करेगा ही नहीं। फिर हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S और डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी C3A की बात यहाँ पर हो रही है। सो देखिए, C3S और C2S इन दोनों बोक कंपाउंड का काम क्या है, स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करवाना। यानी दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमसे क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि कौन से दो मेजर कंपाउंड हैं जो स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करने का काम कर रहे हैं। दैट इज C3S एंड C2S। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ स्टोन बेस ऑन इट्स फॉर्मेशन। यानी यहाँ पर कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच किया जा रहा है कि उनका फॉर्मेशन का टाइप क्या है। यानी स्टोन के टाइप दिए हुए हैं और जो स्टोन है किस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड हैं वो भी साथ में मेंशन की गई है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो करेक्ट पेयर है उसे हमें यहाँ पर चुनना है। यानी करेक्टली मैच पेयर कौन सा है वो मुझे यहाँ पर देखना है। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस को मैच करते हैं। सबसे पहला क्या है, सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन क्या एक इग्नियस रॉक है? बिल्कुल भी नहीं, सैंडस्टोन आपकी इग्नियस रॉक नहीं है। ग्रेनाइट क्या ये आर्जिलेसियस रॉक है? बिल्कुल नहीं, ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक, तो बिल्कुल सही बात है, जो लाइमस्टोन है ये आपका क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। लास्ट में है बसाल्ट। बसाल्ट क्या आपका मेटामॉर्फिक रॉक है? नहीं, ये भी अपने आप में एक इग्नियस रॉक है। देखिए, अभी शुरुआत के जो दो क्वेश्चन हैं इन दोनों क्वेश्चनों का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करके आ रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही सवाल घुमाकर पूछा गया है लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही सेम रखा है। यानी ये बात यहां पर सर्टिफाई हो रही है कि पेपर के अंदर कॉन्सेप्ट तो वही रहता है लेकिन उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो घूम जाता है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो घुमा है लेकिन कॉन्सेप्ट तो अभी भी हमारा स्टिल यहाँ पर क्या है, सेम है। सो लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये पेयर करेक्टली यहां पर मैच किया गया है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इफ एक्सिस सिलिका इज प्रेजेंट इन ब्रिक इट मेक्स द ब्रिक। यानी अगर ब्रिक्स के अंदर, और ब्रिक्स को बनाने के लिए जो मेटेरियल काम में लिया जाता है दैट इज ब्रिक अर्थ, अगर उस ब्रिक अर्थ के अंदर सिलिका एक्सेस क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी? क्या ये वार्पिंग करवाएगी? क्या ये बर्निंग के दौरान आपकी मेल्टिंग करवाएगी? क्या ये ड्राइंग के टाइम पर क्रैक करवा देगी? या फिर ये ब्रिक को ब्रिटल और बर्निंग के टाइम पर कमजोर बना देगी? तो देखिए, जैसे जैसे आप सिलिका का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो ये ब्रिटलनेस को इंक्रीज करती है, और जैसे जैसे आपकी ब्रिटलनेस इंक्रीज होती जाएगी तो बर्निंग के दौरान जो आपकी ईंट होती है थोड़ी कमजोर हो जाती है, क्योंकि ब्रिटलनेस होने की वजह से क्रैक बहुत जल्दी बनते हैं। क्योंकि क्रैक बहुत जल्दी बनेंगे तो आपका नेट एरिया निकल कर आएगा। दैट्स वाई आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी दोबारा से ब्रिक की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसीलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन डी को अपना करेक्ट आंसर चुन रहा हूँ। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि द पर्पस ऑफ फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर इज टू। यानी टिम्बर को फायर प्रूफ बनाने का जो मेन पर्पस है वो क्या है। एक एक करके सारे ऑप्शंस को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला कह रहा है ऑप्शन हमसे कि मेक इट डिफिकल्ट टू इग्नाइट एंड सपोर्ट इट्स ओन कंबशन। यानी
अगर मैं इसका कन्वर्जन करना चाहूँ या फिर इसको जलाना चाहूँ, यानी टिम्बर को अगर मैं जलाना चाहता हूँ तो ये डिफिकल्ट होना चाहिए। क्या मैं इसलिए यहाँ पर इसको फायर प्रूफ बना रहा हूँ? ऑप्शन बी, एक्सटिंग्विश द फायर एंड डिसिपेट द हीट जनरेटेड, यानी फायर जो होती है उसको एक्सटिंग्विश करना चाहते हैं और जो हीट होती है उसको हम डिसिपेट करना चाहते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है नॉट अलाउ फायर टू कम क्लोजर टू वुड, यानी आग जो होती है उसे लकड़ी के क्लोज में नहीं आने देना है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि एक्सटिंग्विश द फायर बाय एब्जॉर्बिंग द हीट जनरेटेड, यानी जो फायर है हीट जनरेशन के दौरान आई है क्या उसको एक्सटिंग्विश किया जाता है। तो देखिए फायर प्रूफिंग जो होती है टिम्बर की वो क्यों की जाती है, जिससे आपकी जो फायर है वो आपकी वुड या फिर ये कह लीजिए टिम्बर के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम नहीं चाहते कि आग जो है वो लकड़ी के टच में आए या उसके कांटेक्ट में आए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर लकड़ी के अंदर आग लग जाएगी और आप जानते हो एक बार लकड़ी के अंदर आग लगी उसके बाद कुछ नहीं बचता, क्योंकि उसकी ऐश बन जाती है, उसकी राख बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द थिनर यूज इन प्लास्टिक पेंट इज, कि प्लास्टिक पेंट के अंदर जो थिनर काम में लिया जाता है वो थिनर कौन सा होता है। अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो पिछली वीडियो के अंदर प्लास्टिक पेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसके अंदर थिनर ऑयल को बताया गया था और जो आपका स्टेटमेंट था वो गलत साबित हो गया था, क्योंकि मैंने वहां पर बताया था कि जो प्लास्टिक पेंट है इसका जो थिनर है वो थिनर क्या होता है, वाटर होता है। तो देखिए कंसेप्ट अब भी सेम है, बस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। सो जो प्लास्टिक पेंट के अंदर थिनर काम में लिया जाता है वो हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इसीलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इवनिंग सेशन के क्वेश्चंस को तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ इसके बाद अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 30 अक्टूबर 2020 के मॉर्निंग सेशन के क्वेश्चंस को। तो 11 तारीख को यानी 11 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जरा देख लेते हैं कि 30 अक्टूबर 2020 के अंदर जो मॉर्निंग सेशन के क्वेश्चन थे वो कौन कौन से रहे थे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाइम स्टोन इज अ टाइप ऑफ। अब देखिए लाइम स्टोन के बारे में पूछा गया कि जो लाइम स्टोन है वो किसका टाइप है, प्लूटोनिक रॉक है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है। तो नो डाउट जो लाइम स्टोन है हमारे पास वो क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ स्टोन रिक्वायर फॉर 100 मीटर क्यूब ऑफ रबल स्टोन मेसनरी विल बी। तो देखिए 100 मीटर क्यूब अगर आप रबल स्टोन मेसनरी तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 125 मीटर क्यूब स्टोन का रिक्वायरमेंट होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, 1 मीटर क्यूब स्टोन मेसनरी के लिए आपको 1.25 मीटर क्यूब स्टोन का रिक्वायरमेंट होता है। दैट्स वाई 100 के लिए कितना हो जाएगा, ये 125 मीटर क्यूब हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, ये एक थंब रूल है जो फील्ड के अंदर काम में लिया जाता है, जो कि आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो 1 मीटर क्यूब स्टोन मेसनरी के लिए 1 मीटर क्यूब स्टोन मेसनरी के लिए जितने स्टोन हमको चाहिए होते हैं इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, 1.25 मीटर क्यूब। दैट्स वाई 100 मीटर क्यूब वर्क के लिए कितना हो गया, ये 125 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, द डिफेक्ट इन विच व्हाइट पैचेस अपीयर ऑन ब्रिक सरफेस इज नोन एज, यानी ब्रिक की सरफेस के ऊपर जो व्हाइट पैचेस का फॉर्मेशन होता है इस डिफेक्ट को क्या कहा जाता है। तो देखिए जिस भी डिफेक्ट के अंदर व्हाइट पैचेस बन रहे हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, उस डिफेक्ट को एक ही नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको, हम इफ्लोरोसेंस कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इम्पार्ट रेड कलर टू द क्ले ब्रिक, यानी क्ले ब्रिक के अंदर रेड कलर को इम्पार्ट करने का काम इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट करता है। क्या सिलिका करती है, बिल्कुल नहीं। क्या लाइम करता है, बिल्कुल नहीं। आयरन ऑक्साइड देखते हैं, एल्यूमिना, बिल्कुल नहीं। देखिए जहां कहीं भी आपको आयरन ऑक्साइड दिख जाए तो सबसे पहला दिमाग के अंदर ख्याल ये आना चाहिए कि इस आयरन ऑक्साइड का काम क्या होता है, कलर और हार्डनेस को इम्पार्ट करना। देखिए आयरन ऑक्साइड जो होता है ये फिक्स हमेशा रेडिश और ब्राउनिश टिंज निकाल कर देता है, यानी रेड कलर इंपार्ट करने का काम जो है ब्रिक के अंदर वो कौन से इंग्रेडिएंट का है, हमारे पास आयरन ऑक्साइड का है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक ऑफ क्लास 3.5 एज पर IS 1077/1992 इज। अब देखिए स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन जो ब्रिक का होता है उसके लिए कौन सा IS कोड काम में लिया जाता है, 1077/1992 IS कोड काम में लिया जाता है। अब यहाँ पर क्लास 3.5 ब्रिक की बात हो रही है, तो क्लास 3.5 ब्रिक का जो मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दैट इज 3.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है यहाँ पर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे उसको हम देख लेते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्रिक एज पर IS 1077। अब ब्रिक के साइज की अगर बात हो रही है तो ब्रिक के साइज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड या फिर मॉड्यूलर साइज और दूसरा होता है हमारे पास नॉमिनल साइज।
जो स्टैंडर्ड या फिर मॉडुलर साइज होता है ब्रिक का वो होता है हमारे पास 19 बाई 9 बाई 9। नाउ इसके बाद हमारे पास जो साइज होता है दैट इज नॉमिनल साइज, और जो नॉमिनल साइज होता है हमारे पास दैट इज 20 बाई 10 बाई 10। यानी नॉमिनल साइज जो होता है उसके अंदर हम लोग 1 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ मोर्टार को इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड या फिर मॉडुलर साइज होता है ब्रिक का उसके अंदर हम थिकनेस ऑफ मोर्टार को इंक्लूड नहीं करते। दैट्स वाई जो ये हमारा मॉडुलर या फिर स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक का वो कितना बनता है 19 बाई 9 बाई 9, और ये सारा जो साइज है ये किसके अंदर है हमारा सेंटीमीटर के अंदर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी जो है बाई मिस प्रिंटिंग यहाँ पर 19 की जगह 9 लिख दिया है, तो 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर CR लिखा हुआ है, ये भी क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिफेक्ट डेवलप व्हेन अ ट्री ग्रो रैपिडली, यानी जब एक ट्री के अंदर पेड़ के अंदर रैपिड ग्रोथ हमको देखने को मिलती है तो कौन कौन से डिफेक्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, तो ये इस सवाल के अंदर हमसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब ट्री रैपिडली ग्रोथ करता है तो इसके अंदर जो हमारे पास डिफेक्ट निकल कर आता है दैट इज कोर्स ग्रेन। अब जो कोर्स ग्रेन डिफेक्ट है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी नेचुरल एनुलर रिंग्स हैं ये चौड़ी हो जाती हैं, वाइडर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ जो होती है टिम्बर की वो डिक्रीज हो जाती है। तो कोर्स ग्रेन की वजह से ही आपकी एनुलर रिंग्स क्या हो चुकी हैं, वाइडेंड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ क्या देखने को मिल रही है, कम देखने को मिल रही है। दैट्स वाई अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो क्या बनेगा 1, 2 और 3, यानी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, कोर्स ग्रेन, वाइडेंड एनुलर रिंग्स और लेसर स्ट्रेंथ, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन तो है नहीं इसके अंदर, तो 30 अक्टूबर 2020 के डेट को ही इवनिंग सेशन के अंदर कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो इस डेट के अंदर जो पहला क्वेश्चन आया है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से यहाँ पर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बोग कंपाउंड प्रेजेंट इन सीमेंट, यानी सीमेंट के अंदर इनमें से कौन सा बोग कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो 4CaO.Al2O3.Fe2O3, इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं C4AF, यानी इस बोग कंपाउंड का नाम क्या है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, यानी ये तो पाया जाता है। दूसरा देखिए आप ध्यान से देखिए 4CaO.SiO2.Fe2O3, तो ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इस नाम से कोई भी बोग कंपाउंड आपका सीमेंट के अंदर नहीं मिलता है। दैट्स वाई यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, यानी ये बोग कंपाउंड सीमेंट के अंदर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन सेटिंग टाइम टेस्ट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी P इज, यानी सेटिंग टाइम टेस्ट के अंदर हमें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए कितना मॉइस्चर कंटेंट ऐड करना होता है ये इस सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए सेटिंग टाइम टेस्ट में हमें जो वाटर कंटेंट चाहिए होता है दैट इज 0.85 P अमाउंट चाहिए होता है। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राइंडिंग क्लिंकर्स फॉर्म्ड बाय कैल्सिनाइंग बॉक्साइट लाइम आयरन ऑक्साइड विद अ लिटिल फेरिक ऑक्साइड सिलिका मैग्नीशिया एटसेट्रा। नोट दैट एल्यूमिना कंटेंट इन दिस टाइप ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 32%, यानी 32% से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़ें तो एक एक शब्द और जो लाइनें यहाँ लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट के रेस्पेक्ट में। यानी अगर मैं देखूं तो जितना भी स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो किसके रिगार्डिंग दिया गया है हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो इस हाई एल्यूमिना सीमेंट को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है बॉक्साइट लाइम आयरन ऑक्साइड और इसके अंदर थोड़ा सा फेरिक ऑक्साइड सिलिका मैग्नीशिया, इन सब को मुझे क्या करना पड़ता है इंटर ग्राइंड करना पड़ता है, इंटर मिक्सिंग के थ्रू इंटर ग्राइंड करना पड़ता है। और ध्यान रखना पड़ता है कि जो सीमेंट मैं बना रहा हूँ इसके अंदर एल्यूमिना का कंटेंट 32% से कम नहीं हो। दैट्स वाई ऑप्शन ए यानी हाई एल्यूमिना सीमेंट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अगला सवाल क्या है देखते हैं कि व्हेन कैल्शियम सल्फेट अटैक्स ऑन कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट प्रेजेंट इन कंक्रीट इट प्रोड्यूसेस, यानी जब कैल्शियम सल्फेट अटैक करता है कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट के ऊपर जो कि कंक्रीट के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है एक नया केमिकल कंपाउंड और इस केमिकल कंपाउंड का नाम होता है एट्रिंजाइट। क्या होता है एट्रिंजाइट। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हमको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। अब देखिए जो अर्ली स्ट्रेंथ है इसके लिए कौन सा केमिकल कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी सन 2020 के अंदर जो पेपर आया है उसके अंदर ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2019 के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अर्ली स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की डिपेंडेंट किसके ऊपर होती है हमारी C3S के ऊपर। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
जो C2S होता है ये फाइनल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, C3 हमारा अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, C4AF इसका कोई भी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस हम लोगों के पास यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स, यानी ब्रिक के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट हमारे सामने हैं। अब इन्हें पढ़कर हमें ये पता लगाना है कि दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एल्यूमिना प्रेजेंस इन द ब्रिक अर्थ इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ सो दैट इट कैन बी मोल्डेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक, यानी जो एल्यूमिना है ये ब्रिक अर्थ के अंदर प्लास्टिसिटी को इम्पार्ट करता है और इसी प्लास्टिसिटी के बिहाफ पर आप आगे चलकर जो ब्रिक की मोल्डिंग है उसको आसान कर पाते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एकदम करेक्ट बात है। देखते हैं बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे कि इफ एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन एक्सेस रॉ ब्रिक्स एक्सपेंड एंड स्वेल ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग, यानी अगर एल्यूमिना एक्सेस क्वांटिटी के अंदर ब्रिक अर्थ में प्रेजेंट है तो क्या इसकी वजह से ड्राइंग के टाइम पर और बर्निंग के टाइम पर जो आपके ब्रिक हैं ये एक्सपेंड होंगी, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो खराब होंगी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर एल्यूमिना हमारा एक्सेस क्वांटिटी में होता है तो वार्पिंग श्रिंकेज ड्राइंग के दौरान ब्रिक अर्थ के अंदर करवा देता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे यहाँ पर सही है एकदम। सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट हैं, दैट्स वाई ऑप्शन सी यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि द फेनोमेना इन विच क्ले इज मेड लूज एंड एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडेड टू इट इज स्प्रेड आउट ऑन टॉप एंड टर्न्ड अप एंड डाउन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज नोन एज, यानी ब्रिक अर्थ को प्रिपेयर करते समय वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई दूसरा इंग्रेडिएंट हम लोग ऐड कर रहे हैं और हमारी क्ले को हम क्या कर रहे हैं लूज कर रहे हैं, सॉफ्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? नो डाउट उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ब्लेंडिंग, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए के अंदर टेम्परिंग दिया हुआ था कि टेम्परिंग के अंदर हम क्या करते हैं वाटर कंटेंट को ऐड करते हैं सूटेबल अमाउंट ऑफ प्लास्टिसिटी को जनरेट करने के लिए। वेदरिंग प्रोसेस के अंदर हमारी सॉइल को हम खुले आसमान के नीचे ओपन ग्राउंड के ऊपर क्या कर देते हैं स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ तो ऑक्सीजन यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है प्लस वाटर के कांटेक्ट में आने से उसका क्या हो जाए ऑक्सीडेशन हो जाए, सारी गैस वगैरह पहले लिबरेट आउट कर जाएं। और फिर वेदरिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं सॉइल को या फिर उस ब्रिक अर्थ की मिट्टी को सॉफ्ट होने के लिए भी छोड़ देते हैं। क्लीनिंग, क्लीनिंग के अंदर क्या करते हैं अगर मोटे मोटे स्टोन हैं, पेबल्स हैं या फिर कोई दूसरी इंप्योरिटी है तो उन सारी इंप्योरिटीज को उस ब्रिक अर्थ के अंदर से क्या कर लिया जाता है बाहर निकाल लिया जाता है। तो ब्लेंडिंग ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कोई दूसरा सेपरेट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं किसके अंदर ब्रिक अर्थ के अंदर क्या बनाने के लिए ब्रिक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है तो अकॉर्डिंग टू IS 1077 1992 द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक विद क्लास डिसइंटीग्रेशन 15 इज, यानी 15 क्लास के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमसे पूछी जा रही है। तो मैं बता दूं क्लास 15 के लिए ब्रिक का जो स्ट्रेंथ होता है दैट इज 15 मेगा पास्कल, और जो 15 मेगा पास्कल है इसमें मेगा पास्कल आपको क्या बताता है न्यूटन पर mm स्क्वायर बताता है। क्या बताता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर बताता है। तो 15 मेगा पास्कल इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अनबर्न्ट और सन ड्राइड ब्रिक। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अनबर्न्ट और सन ड्राइड ब्रिक की बात हो रही है। तो हमें देखना है कि इनके रिगार्डिंग जो बातें स्टेटमेंट के अंदर बोली गई हैं क्या वो सही हैं या फिर गलत हैं। तो पहला स्टेटमेंट अनबर्न्ट और सन ड्राइड ब्रिक कैन बी यूज ओनली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी एंड चीप स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल सही बात है, जो आपकी सन ड्राइड या फिर अनबर्न्ट ब्रिक होती हैं इनको आप चीप स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए काम में लेते हैं, यानी जो माइनर प्रोजेक्ट होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसे ब्रिक्स को काम में लेना होता है। जो हैवी और मेजर वर्क हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इसे काम में नहीं लेना होता है क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ कम होती है प्लस फिजिकल प्रॉपर्टी भी बुरी तरीके से अफेक्टेड होती हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है अनबर्न्ट और सन ड्राइड ब्रिक्स शुड नॉट बी यूज एट द प्लेस एक्सपोज टू हैवी रेन्स। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा कि इनके पास स्ट्रेंथ बहुत कम होती है प्लस अच्छे तरीके से सूख भी नहीं पाती हैं यानी हार्ड भी नहीं हो पाती हैं, और अगर ऐसे में आप इन्हें खुले आसमान के नीचे ओपन रेन में रख दें तो उस बरसात की वजह से इंपैक्ट लगता है और उस इंपैक्ट की वजह से इनकी जो सरफेस होती है वो सरफेस की जो स्मूथनेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्लस ये खुद क्या हो जाती है और ज्यादा वीक हो जाती है। पहले से ही वीक है क्योंकि सन ड्राइड है और जब रेनफॉल इनके ऊपर आकर गिरेगा तो ये और वीक हो जाएंगी। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हैं, दैट्स व्हाई बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन एंड वेन्स आर द डिफेक्ट इन टिम्बर ड्यू टू,
यानी डायगोनल ग्रेन की बात हो रही है, चिप मार्क की बात हो रही है, टॉर्न ग्रेन की बात हो रही है और वेन की बात हो रही है। तो ये सारे के सारे होते हैं डिफेक्ट, और ये सारे डिफेक्ट किसके अंदर पाए जाते हैं? टिम्बर के अंदर पाए जाते हैं। तो टिम्बर के अंदर ये जो डिफेक्ट पाए जा रहे हैं किस कैटेगरी से रिलेटेड है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे जो डिफेक्ट होते हैं टिम्बर के अंदर, डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कन्वर्जन करते समय आपको ये सारे के सारे डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैकेनिकल अप्लायंसेज या आपकी जो टाइप ऑफ वर्किंग है, ये टाइप ऑफ वर्किंग अगर आपकी सही नहीं रही, जो मैकेनिकल अप्लायंसेज हैं उनको अप्लाई करने का तरीका अगर सही नहीं हुआ, तो ये सारे के सारे डिफेक्ट आपको टिम्बर के अंदर देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों ने 30 तारीख के पेपर को भी सॉल्व कर लिया है। नाउ इसके बाद जो हमारा अगला सेगमेंट है वो 29 यानी 29 तारीख के पेपर को डिस्कस करना होगा और 28 तारीख के पेपर को डिस्कस करना होगा, जिसे फर्दर अगली कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी समझ में आए होंगे। तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा, और अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग 29 और 28 डेट के पेपर को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए।